हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज है टॉपिक जो है एबॉर्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। साथ ही साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिकल एजुकेशन के लिए, आप एमबीबीएस के लिए, पीजी के लिए, कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अगर आप फॉरेन में ट्राई कर रहे हैं तो आप डॉक्टर सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्दर कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है एबॉर्शन। तो एबॉर्शन क्या है? तो एबॉर्शन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ बताती है कि अगर प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले, यानी कि 20 सप्ताह से पहले पहले अगर प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए, या तो जब फीटस का वेट जो है वो 500 ग्राम से कम हो, तब अगर प्रेगनेंसी लॉस हो जाए तो उसको हम एबॉर्शन बोलेंगे। तो एबॉर्शन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या बोलती है कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी before 20 weeks of gestation or fetal weight less than 500 ग्राम इज नॉन एज एबॉर्शन। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर प्रेगनेंसी लॉस हो जाए कब? 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले पहले, या तो प्रेगनेंसी लॉस हो जाए जब फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से कम हो, तो उसको हम बोलते हैं एबॉर्शन। ठीक है, ये है डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। हम एबॉर्शन को क्लासिफाई किए हुए हैं 2 टाइप्स में। नंबर 1, नेचुरल एबॉर्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नंबर 1 नेचुरल एबॉर्शन, नंबर 2 आर्टिफिशियल एबॉर्शन। ठीक है, नेचुरल एबॉर्शन और आर्टिफिशियल एबॉर्शन क्या है? तो इसका हम ये नॉर्मल टर्म हम बताएं, अगर हम इसी को मेडिकल टर्म में अगर हम बोले तो इसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, और इसका जो आर्टिफिशियल एबॉर्शन है, इसका जो दूसरा नाम है वो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसका दूसरा नाम है, ये है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, अब टर्म से भी आप लोग जान सकते हैं नेचुरल एबॉर्शन, यानी कि जो नेचुरली हुआ है। ठीक है, जो हम जानबूझकर हम वो एबॉर्शन कोई भी मेडिकल टेक्निक या सर्जिकल टेक्निक को यूज करके हम जो एबॉर्शन नहीं किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एबॉर्शन बोलेंगे। और जो जानबूझकर हम आर्टिफिशियल बाय मेडिकेशन के थ्रू या हम सर्जिकल के थ्रू अगर हम एबॉर्शन किए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलेंगे या आर्टिफिशियल एबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। तो सर अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आएंगे तो उनको क्या हम एबॉर्शन को मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं क्या? मतलब कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को एबॉर्शन हुआ है? ठीक है, तो इससे पहले तो आपको जानना होगा टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, बट हम आपको बता देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या हम करेंगे अगर हमारे पास पेशेंट आएंगे तो पहले तो हम एक इमेजिंग में हम यूएससी कर सकते हैं। अगर हम इमेजिंग मेथड में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? यूएससी कर सकते हैं, और यूएससी में भी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं, टीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम कर सकते हैं वो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट में पहले तो हम सीबीसी करेंगे। ठीक है, सीबीसी के बाद हम बीटा एचसीजी लेवल हम करेंगे, और बीटा एचसीजी का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम समझेंगे कि ये एबॉर्शन का केस है। उसके बाद हम कोगुलेशन प्रोफाइल भी कर लेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे, और साथ ही साथ हम आरएच टाइपिंग भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ टेस्ट है जो जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं एबॉर्शंस के केस में। और अगर हम डायग्नोसिस कर लिए, ठीक है, अब आपको एक चीज और जानना है जो है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी इंडिया में कितने हैं? तो देखिए,
इंडिया में जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है ये है 28 वीक्स, 28 वीक्स इन इंडिया। ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है कि अगर बेबी 28 वीक्स में अगर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, अगर बेबी 28 वीक में अगर डिलीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम 28 वीक्स तक के फीटस को हम बचा सकते हैं। अगर 28 वीक से कम के फीटस है तो उसको हम बचा नहीं सकते और वो एबॉर्शन ही कंसीडर किया जाएगा। WHO क्या बोलती है कि 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले पहले अगर लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है या लेस देन 500 ग्राम से कम की प्रेगनेंसी है, यानी कि फीटस का जो वेट है वो लेस देन 500 ग्राम से कम है, तो उसको हम बोलेंगे एबॉर्शन। बट इंडिया में क्या है, इंडियन डॉक्टर्स आर एबल टू सेव द बेबी टिल 28 वीक्स, बट 28 वीक से नीचे की बेबी को इंडियन डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू सेव। ठीक है, तो ये है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अब पीरियड ऑफ वायबिलिटी कुछ कंट्री में डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि ये कंट्री हो गया, कंट्री जैसे कि यूके में जो है ये है 24 वीक्स, यानी कि अगर लेस देन 24 वीक्स की बेबी अगर डिलीवर होगा तो उसको एबॉर्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यूएसए में जो है ये है लेस देन 20 वीक्स। अगर लेस देन 20 वीक्स में अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो वो, या बेबी या लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा कंडीशन हो रहा है तो उसको हम एबॉर्ट, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोलेंगे। बट इंडिया में कितना है, 28 वीक्स। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। तो टाइप्स ऑफ एबॉर्शन में हमारे पास टोटल 5 टाइप्स का एबॉर्शन है। अब क्या क्या है 5 टाइप्स का एबॉर्शन, चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। नंबर 2 इनविटेबल एबॉर्शन। नंबर 3 इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नंबर 4 कंप्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन। और नंबर 5 इज मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, नंबर 5 क्या है, मिस्ड एबॉर्शन। ये कुछ एबॉर्शंस हैं और ये एबॉर्शंस क्या क्या है, हम ईच एबॉर्शन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, बट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एबॉर्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। देखिए, फ्रीक्वेंसी के बेस पे एबॉर्शन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 2 टाइप्स का हुआ है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी abortions are classified into two types। ठीक है, नंबर वन जो है ये है स्पोरैडिक एबॉर्शन। ये क्या है, स्पोरैडिक एबॉर्शन। और नंबर 2 जो है ये है रिकरेंट एबॉर्शन। ये है रिकरेंट एबॉर्शन। सर ये स्पोरैडिक एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन क्या होता है, तो पहले तो ये स्पोरैडिक एबॉर्शन का मतलब अगर एबॉर्शन कोई भी फीटल कॉज की वजह से हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम बेबी में है जिसके वजह से एबॉर्शन हुआ है, उसको हम बोलेंगे स्पोरैडिक एबॉर्शन, यानी कि प्रॉब्लम इन फीटस, प्रॉब्लम इन फीटस। ठीक है, और सर रिकरेंट एबॉर्शन क्या होता है, रिकरेंट एबॉर्शन का मतलब एबॉर्शन जो मैटरनल रीजन की वजह से हुआ, यानी कि मदर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एबॉर्शन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम इन मदर। ठीक है, तो based on frequency abortions are classified into 2 types. Number 1 is sporadic abortion and number 2 is recurrent abortion. Sporadic abortion means कि abortions due to the fetal cause, some problems are there in fetus, maybe chromosomal abnormalities or anything, और
रिकरेंट एबॉर्शन का मतलब प्रॉब्लम इन मदर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है मदर को जिसके वजह से क्या हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट एबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, एबॉर्शन जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है ट्राइमेस्टर वाइज भी। तो ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या हो सकता है, तो पहले तो ये कि बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर abortions are classified into two types. ठीक है। बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर की बेसिस पे भी एबॉर्शन को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और दूसरा जो है ये है सेकेंड ट्राइमेस्टर। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को एबॉर्शन हो रहा है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन कॉज है एबॉर्शन का वो है जनरली, मोस्ट कॉमनली जो है वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ठीक है। क्या है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। एबॉर्शंस को ट्राइमेस्टर की बेसिस पे भी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शंस हो रहा है तो वो जनरली मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एबॉर्शन होगा तो उस एबॉर्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ठीक है। अब आता है एक टर्म जो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अब सर ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या है, देखिए, अगर किसी भी फीमेल को अगर 3 या 3 टाइम से ज्यादा अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी लॉस हो गया है तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। किसी भी फीमेल को 3 टाइम्स और 3 टाइम से ज्यादा कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस है, कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस, प्रेगनेंसी लॉस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। साथ ही साथ आपको एक और चीज इसमें याद रखना है, अगर किसी को 3 टाइम्स या 3 टाइम्स से ज्यादा अगर एबॉर्शन हुआ है, चाहे कोई भी एबॉर्शन हो, ठीक है, तो उसको फोर्थ प्रेगनेंसी में रिस्क रहता है कि 30% फिर से एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इफ देर इज मोर देन 3 एबॉर्शन then there will be risk of 30% चांस क्या होगा, चांस ऑफ फोर्थ एबॉर्शन, ठीक है। अगर किसी को 5 टाइम से ज्यादा एबॉर्शन हुआ है, अगर किसी को 5 टाइम से ज्यादा एबॉर्शन हुआ है तो 50% चांस क्या होता है कि उसको 6th टाइम, चांस ऑफ 6th एबॉर्शन, अगर 6th टाइम अगर वो कंसीव करेगी तो 6th टाइम में भी 50% चांस होगा कि उसको एबॉर्शन होगा। कोई भी फीमेल आपके पास आ रही है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री को लेकर आ रही है, अगर 3 टाइम से ज़्यादा अगर एबॉर्शन हुआ है, आप जब हिस्ट्री लेंगे और जब आप पूछेंगे कि मैम ये कितने बार आपको एबॉर्शन हो चुका है, और अगर वो आपको बोलेंगी 3 टाइम हुआ है, तो आपको ये माइंड में प्लान करके चलना है और पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि हो सकता है कि अगर आप 4th टाइम कंसीव करेंगी तो 30% रिस्क हो कि फिर से एबॉर्शन हो जाए, बट 70% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई भी फीमेल आपको हिस्ट्री दे रही कि मुझे 5 टाइम से ज़्यादा या 5 टाइम्स एबॉर्शन हो चुका है, तो आप वो ऐसे माइंड में प्लान करके चलेंगी और ऐसे आप मेडिकल प्लान लेकर चलेंगे कि 6th टाइम में अगर एबॉर्शन होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 50% रिस्क, अगर 5 टाइम से ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉस है तो 50% रिस्क होगा कि 6th टाइम के प्रेगनेंसी में भी क्या होगा, लॉस होगा प्रेगनेंसी, ठीक है, एबॉर्शन होगा, ठीक है। चलिए, अब
रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है ये भी 2 टाइप्स का है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज प्राइमरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। Primary recurrent pregnancy loss, and number 2 is secondary recurrent pregnancy loss. Secondary recurrent pregnancy loss, ठीक है। तो ये है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। अब सर ये प्राइमरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है, देखिए। प्राइमरी आरपीएल रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। प्राइमरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब कि पहले फर्स्ट टाइम कोई भी फीमेल फर्स्ट टाइम कंसीव करी है और वो बेबी नॉर्मल है, ठीक है। वो कंसीव करी नॉर्मली, सब प्रेगनेंसी पीरियड सारा कुछ नॉर्मल रहा, यानी कि अब भी एक बेबी जो है वो लाइव है, एक जिंदा बच्चा है, यानी कि कोई भी फीमेल को एक बेबी ऑलरेडी है, बट वो जब सेकेंड टाइम कंसीव कर रही है तो उसको प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। यानी कि प्रीवियसली female had normal pregnancy, previously female had normal pregnancy with a viable baby, ठीक है। यानी कि अब भी एक बच्चा है उनके लाइव बर्थ, ठीक है। यानी कि अभी एक बच्चा है उनका, बट जब वो सेकेंड टाइम वो कंसीव करी तो क्या हो गया है, प्रेगनेंसी लॉस हुआ है। और सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम कंसीव करिए ना, तो फर्स्ट टाइम जब वो कंसीव करिए तो फर्स्ट टाइम में भी प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, फिर सेकेंड टाइम कंसीव करी, सेकेंड टाइम में भी लॉस हो गया, थर्ड टाइम कंसीव करी, थर्ड टाइम में भी प्रेगनेंसी लॉस हो गया। यानी कि जब से वो पहली बार से जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसी टाइम से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। यानी कि नो प्रीवियस लाइव बर्थ, नो प्रीवियस लाइव बर्थ, और फ्रॉम फर्स्ट बेबी ऑलवेज लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑलवेज लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, कितने टाइप्स का एबॉर्शन है। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि नंबर 1 है थ्रेटेंड एबॉर्शन। अब नाम सुनकर लग रहा है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन ये मोस्ट डेंजरस टाइप का एबॉर्शन होगा, बट इतना डेंजरस नहीं है ये, ठीक है। तो क्या है सर इसमें थ्रेटेंड एबॉर्शन में, पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी फीमेल आपके पास आ रही है और वो आपको हिस्ट्री दे रही है कि डॉक्टर हमको ब्लीडिंग हो रहा है पिछले 1 दिनों से या 2 घंटे से या 4 घंटे से, यानी कि हमको ब्लीडिंग हो रहा है और थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है। ब्लीडिंग यानी कि वेजाइनल स्पॉटिंग हो रहा है, वो हेमरेजिक या हैवी ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वेजाइनल स्पॉटिंग हो रहा है और पेन नहीं हो रहा है अभी, या कभी कभार थोड़ा बहुत पेन होता है, बाकी पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप करवाएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, और जब आप यूएससी करवाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है डायग्नोसिस में कि हम क्या क्या हम अल्ट्रासाउंड हम करवा, क्या क्या हम डायग्नोसिस करवा सकते हैं, तो बेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवाएंगे। और जब हम यूएससी करवाएंगे तो यूएससी में आपको क्या मिलेगा कि फीटल हार्ट रेट जो है, वो बेबी का जो हार्ट रेट है ना, वो क्या होगा, स्टिल अवेलेबल है, यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेजाइनल स्पॉटिंग है और एफएचआर प्रेजेंट है, तो आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डॉक्टर लिख कर देंगे वो देंगे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन।
तो आपको क्या समझना है कि हम इस एबॉर्शन को हम रिवर्स बैक कर सकते हैं, यानी कि हम इस एबॉर्शन को हम बचा सकते हैं। यानी कि एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, बट जिसको हम बचा सकते हैं वो क्या है, थ्रेटेंड एबॉर्शन। ठीक है, तो एबॉर्शन स्टार्टेड but it can be reversed back, it can be reversed, it can be reversed। ठीक है, एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है बट हम इसको क्या करेंगे, हम बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या देखेंगे, जो पेशेंट आपके पास जो प्रेजेंट होगा वो कैसे प्रेजेंट होगी, वो होगी वेजाइनल स्पॉटिंग के साथ। स्पॉटिंग पर वेजाइनल। ठीक है, साथ ही साथ जब आप इंटरनल ऑस जब देखेंगे ना, इंटरनल ऑस जब आप देखेंगे तो वो क्या होगा, इंटरनल ऑस जो होगा वो क्लोज्ड होगा। इंटरनल ऑस क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और यूएसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूएसी में आपको देखने को मिलेगा एफएचआर, यानी कि फीटल हार्ट रेट इज प्रेजेंट, फीटल हार्ट रेट इज प्रेजेंट। अब सर हम इसको मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप बेड रेस्ट करो। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या देंगे, आप प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे। आप क्या करेंगे, पहले तो आप बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को और प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे। तो सर हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट क्यों देंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम को जो सपोर्ट करती है वो करती है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो जब हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, जिसके वजह से ब्लीडिंग नहीं होगा, यानी कि जो बेबी है वो बच सकती है। ठीक है, बट इस पे एक चीज आपको और क्या याद रखना है कि हम थ्रेटेंड एबॉर्शन को रिवर्स बैक तो कर सकते हैं, बट आपको पेशेंट को कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए जाना है। जैसे कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि मैम हमने अभी बचा लिया है, जब सारा कुछ ठीक हो जाए, आप जब प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे, जब आप बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद जब पेशेंट आपके पास आएंगे तो आप पेशेंट को बोलेंगे मैम हमने तो सेव कर लिया है इस बेबी को, बट कुछ रिस्क हो सकता है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम फॉलो अप एग्जामिनेशन में रहना है। तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो पहले तो एब्रिप्टो प्लासेंटा हो सकता है। ठीक है, यानी कि अर्ली डिटैचमेंट फ्रॉम यूटराइन वॉल, यानी कि टर्म से पहले प्लासेंटा क्या होने लगेगा, डिटैचमेंट होने लगेगा। दूसरा हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। प्लासेंटा प्रीविया, सर ये प्लासेंटा प्रीविया क्या है, अगर प्लासेंटा एबनॉर्मल लोकेशन में यानी कि लोअर यूटराइन सेगमेंट में आकर अगर प्लासेंटा रह जाए तो उसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। बाकी इस पे अलग लेक्चर भी है, आप वो देख सकते हैं। फिर पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया हो जाए, ठीक है, यानी कि हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहेगा। साथ ही साथ आईयूजीआर हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हम बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बेबी जो है वो टाइम के हिसाब से जितना ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क हो सकता है थ्रेटेंड एबॉर्शन का। साथ ही साथ आईयूडी होने का भी रिस्क हो सकता है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ। ठीक है, यानी कि बेबी को क्या हो सकता है, वो यूट्रस में डेथ भी हो सकता है, इसलिए हमको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। जब हम थ्रेटेंड एबॉर्शन की केस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, यानी कि 37 वीक, एटलीस्ट 37 वीक तक अगर प्रेगनेंसी सर्वाइव है
तो हम उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। बट 37 वीक से अगर पहले पहले अगर लेबर स्टार्ट हो गया, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, या तो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि जो एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्री टर्म लेबर हम बोलेंगे। ठीक है, 37 वीक से अगर पहले पहले क्या हो गया है, अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया है या मेम्ब्रेन यानी कि जो एमनियोटिक सैक है वो अगर रप्चर हो चुका है, तो ठीक है, उसको हम प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्री टर्म लेबर हम बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है ये है इनविटेबल एबॉर्शन। तो सर ये इनविटेबल एबॉर्शन क्या होता है कि देखिए, एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है बट इस एबॉर्शन को हम क्या नहीं कर सकते, तो रिवर्स नहीं हम कर सकते, यानी कि इस एबॉर्शन में हम बेबी को नहीं बचा सकते। ठीक है, तो एबॉर्शन स्टार्टेड बट इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक। ठीक है, रिवर्स्ड। दूसरा, जब इस कंडीशन में जब पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट होंगी, तो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होंगी। क्या होगी, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होंगी और साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन भी होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा। और इसमें जब आप इंटरनल ऑस जब देखेंगे, तो इंटरनल ऑस जो होगा वो ओपेन होगा। इंटरनल ऑस क्या होगा, ओपेन होगा। साथ ही साथ जब आप FHR देखेंगे, तो FHR अगर पेशेंट टाइम से आ गई है तो FHR प्रेजेंट भी हो सकता है, और अगर पेशेंट थोड़ा डिले आई है तो FHR एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, FHR प्रेजेंट भी हो सकता है और FHR एब्सेंट भी हो सकता है। पर जनरली जब ब्लीडिंग होता है तो क्या होता है, पेशेंट जब प्रेग्नेंट होती है तो जनरली जल्दी ही आ जाती है, तो ज़्यादातर केस में हमको क्या देखने को मिलता है, FHR प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो सर FHR प्रेजेंट है, उसके बाद एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है और पेशेंट ब्लीडिंग के साथ और एब्डोमिनल पेन के साथ आ रही है, तो हम इसको क्यों नहीं बचा सकते। थ्रेटेंड एबॉर्शन में भी तो सेम ही था, तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में तो हमने प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट दिया था, बट यहाँ पर हम क्यों नहीं दे सकते हैं प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट, क्योंकि थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या था, इंटरनल ऑस जो है वो क्लोज्ड था। यहाँ पर इंटरनल ऑस क्या है, ये ओपन है, और जब हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे तो इंटरनल ऑस क्लोज नहीं होगा। तो इसलिए अगर बेबी में FHR अगर हम अभी देख भी रहे हैं और इंटरनल ऑस अगर ओपन है, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम बेबी को बचा नहीं सकते। ठीक है, तो सर हम इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, जो है सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन। ठीक है, हम सक्शन इवैक्यूएशन बस कर सकते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन करके जो बेबी अंदर है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनविटेबल एबॉर्शन। गाइस, थ्रेटेंड एबॉर्शन में इंटरनल ऑस क्लोज था, ठीक है, FHR प्रेजेंट था, इसलिए हमने प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट दिया। इनविटेबल एबॉर्शन में क्या है, इंटरनल ऑस ओपन है, ठीक है, और FHR प्रेजेंट भी, अगर टाइम से पेशेंट आ गए तो FHR प्रेजेंट होगा, तो फिर भी हम नहीं बचा सकते क्योंकि इंटरनल ऑस ओपन है। ठीक है, और इन थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या था, वेजाइनल स्पॉटिंग, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग था, बट यहाँ पर ब्लीडिंग का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर टर्म यूज़ किया वेजाइनल स्पॉटिंग, और यहाँ पर हम टर्म यूज़ करें ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो, ध्यान से आपको पढ़ना है। नंबर थर्ड जो है वो है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, तो एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट होकर कुछ पार्ट जो है, बेबी का जो कुछ पार्ट है वो बाहर निकल चुका है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ पार्ट जो है ये बाहर निकल चुका है, यहाँ पर कुछ पार्ट जो है ये बाहर निकल चुका है, बट कुछ पार्ट अंदर अभी भी है, कुछ पार्ट अंदर अभी भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, product of conceptus started coming out, ठीक है, started coming out but still not completed,
बट स्टिल नॉट कंप्लीटेड, यानी कि जो बेबी है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है बट अभी तक कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, यानी कि बेबी स्टार्टेड कमिंग आउट, जो पोर्शन बेबी का जो कुछ पोर्शन है वो बाहर आ चुका है बट कुछ जो है वो क्या होगा, वो छोटा छोटा ब्लड क्लॉट के फैक्टर में आएगा। ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि आधा बाहर निकल गया है, का मतलब सर से नीचे यानी कि एब्डोमेन से डिवाइड करके आधा नीचे आ जाएगा और आधा अंदर रहेगा, नहीं। क्योंकि ये जो एबॉर्शन होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से या मैटरनल कॉज की वजह से। बट मैटरनल कॉज की वजह से जो मोस्ट कॉमनली होता है वो इन्फेक्शन या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है। ठीक है, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है और इन्फेक्शन की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का फॉर्मेशन इतना बढ़िया नहीं रहता है, तो इसलिए ब्लड क्लॉट के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, तो ऐसा इमेजिनेशन नहीं कर लेना है कि बेबी का आधा पार्ट नीचे आ जाएगा, कि मतलब एक पैर, एक हाथ, सर ऐसे नीचे आ जाएगा और कुछ अंदर रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद पेशेंट जब आपके पास आएंगी वो ब्लीडिंग के साथ आएंगी। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन के साथ आएंगी। एब्डोमिनल पेन के साथ आएंगी और आपको पेशेंट हिस्ट्री देगी कि ब्लड का क्लॉट जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, ब्लड क्लॉट इज कमिंग आउट, ठीक है, ऐसा आपको हिस्ट्री देगी। साथ ही साथ जब आप इसमें इंटरनल ऑस जब देखेंगे ना, और ब्लड क्लॉट जो है वो क्या होता है, फीटल पार्ट होता है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट क्या होता है, फीटल पार्ट होता है। और साथ ही साथ जब आप इंटरनल ऑस का जब एग्जामिन करेंगे आप, तो इंटरनल ऑस जो है वो ओपन होगा। इंटरनल ऑस क्या होगा, ओपन होगा। इंटरनल ऑस क्यों ओपन होगा सर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस बाहर आ रहे हैं, कंप्लीटली बाहर नहीं आ चुके हैं, इसलिए इंटरनल ऑस ओपन होगा। और जब आप यूएसजी के लिए आप भेजेंगे ना, तो यूएसजी में आपको जो रिपोर्ट मिलेगा वो आएगा रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस नोटेड या प्रोडक्ट इनकम्प्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस नोटेड करके आपको आएगा। जैसे कि आरपीओसी करके आता है, या तो क्या दूसरा क्या आ सकता है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस नोटेड इन यूटराइन कैविटी, ऐसे कुछ आपके पास आएंगे रिपोर्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ फोर्थ में जो है ये है कंप्लीट एबॉर्शन। सॉरी, इसका मैनेजमेंट हम बताना भूल गए। तो सर हम ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन में हम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम मैनेजमेंट हम करेंगे सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, साथ ही साथ फोर्थ में जो है ये है कंप्लीट एबॉर्शन। सर कंप्लीट एबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अब नाम से ही आप जान सकते हैं कंप्लीटली, यानी कि एबॉर्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट हुआ और कंप्लीट भी हो चुका अपने आप। ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट एबॉर्शन, यानी कि प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कंप्लीटेड, प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कंप्लीटेड। प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कंप्लीटेड। साथ ही साथ जब कंप्लीटली फीटल पार्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस का जो भी पार्ट होगा वो अगर कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लीडिंग और पेन भी डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन या आफ्टर fetal parts coming out, ठीक है, bleeding decreases and pain, abdominal pain also decreases। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। और साथ में आप जब इंटरनल ऑस जब आप देखेंगे, तो इंटरनल ऑस आपको क्या देखने को मिलेगा, तो क्लोज्ड देखने को मिलेगा। इंटरनल ऑस आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोज्ड देखने को मिलेगा। तो सर क्यों क्लोज्ड देखने को मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर जो है वो एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है, और जब एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है तो आपको आपका जो इंटरनल ऑस होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ओपन नहीं रहेगा। और जब आप यूएससी करवाएंगे तो यूएससी में आपको डॉक्टर बताएंगे एम्प्टी यूट्रस, ठीक है, एम्प्टी यूट्रस, और नो रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टेशन नोटेड, ठीक है, यानी कि जो बेबी है वो कंप्लीटली बाहर निकल चुका है, यानी कि एबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है और आरपीओसी नहीं है यूट्राइन कैविटी में। और साथ ही साथ आप बीटा एचसीजी भी कर सकते हैं। बीटा एचसीजी करेंगे और जब बीटा एचसीजी का लेवल जब डिक्रीज देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एबॉर्शन का केस है, ठीक है। अब है लास्ट, क्या है वो है 5th नंबर, दैट इज मिस्ड एबॉर्शन। और सर मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है? मिस्ड एबॉर्शन का मतलब होता है कि फीटस का डेथ हो चुका है बट मदर को अभी तक पता नहीं है कि मेरे अंदर जो बेबी है उसका डेथ हो चुका है, ठीक है, यानी कि डेड फीटस बट मदर इज अनअवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, फीटस इज डेड बट मदर इज अनअवेयर, मदर को पता ही नहीं है कि बेबी का डेथ हो चुका है। और पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो वो ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आएंगी, वो आपको बोलेंगे कि डॉक्टर ब्राउन कलर का ब्लीडिंग हो रहा है मुझे, ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आएंगे। और जब आप इंटरनल ऑस जब आप देखेंगे तो इंटरनल ऑस क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यहाँ पे इंटरनल ऑस क्लोज्ड होगा। और जब आप यूएससी करवाएंगे तो यूएससी में आपको देखने को मिलेगा, यूएससी में आपको देखने को मिलेगा एफएचआर एब्सेंट, एफएचआर क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और कभी कभार डॉक्टर एफएचआर एब्सेंट एंड आईयूडी इंट्रा यूटराइन डेथ करके भी रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आए और पेशेंट आपको बोले कि मुझे वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है डॉक्टर, मैं 10th वीक प्रेग्नेंट हूँ बट मुझे वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फंडल हाइट वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो फंडल हाइट इसमें क्या हो सकता है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन जितने अगर 10th वीक में आ रही है तो 10th वीक में यूट्रस को जितना इनलार्ज होना चाहिए था उतना इनलार्ज होगा या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, एफएचआर एब्सेंट देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में भी वो हम वीक पर डिपेंड होता है कि हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बट जनरली हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो है वो हम मेजरली देख करते हैं, ठीक है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन हम करते हैं, ठीक है, मिस्ड एबॉर्शन में भी। तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ एबॉर्शन जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब फीटल कॉज, अब क्या है कि हमने पढ़ा था स्पोरेडिक एबॉर्शन और मैटरनल एबॉर्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फीटल कॉज जो मोस्ट कॉमनली जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है। मोस्टली क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अगर स्पोरेडिक एबॉर्शन हो रहा है यानी कि फीटस में प्रॉब्लम अगर है तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होगा, 40 to 50%, ठीक है, 40 to 50%, ठीक है। सेकेंड में जो हो सकता है वो ट्राइसोमी 16 की वजह से हो सकता है, ट्राइसोमी 16 की वजह से हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है ये टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हम इसको टर्नर 45XO भी हम बोल सकते हैं। और या तो पार्शियल मोल है, ठीक है, यानी कि बेबी कंप्लीटली डेवलप्ड ना होकर मास टाइप का, मोल टाइप का अगर फॉर्मेशन हो गया है तो ये भी कुछ रीजन हो सकता है,
ठीक है। और 40 to 50% जो रिस्क है वो क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से 40 to 50% चांस है कि वहां पर स्पोरेडिक एबॉर्शन होगा। ठीक है। अब है मैटरनल कॉज। अब देखिए मैटरनल कॉज में अगर आप एबॉर्शन यानी कि रिकरेंट एबॉर्शन यानी कि मैटरनल कॉज ऑफ एबॉर्शन अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट कॉमन है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक जो है वो है मोस्ट कॉमन और 50% मतलब इडियोपैथिक होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, इडियोपैथिक। उसके बाद अगर हम एनाटॉमिकल फैक्टर की बात करें, ठीक है, एनाटॉमिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जब अगर आपके एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल फैक्टर फॉर मैटरनल कॉजेज ऑफ एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन, तो आपको यूटेराइन एनोमलीज देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, यूटेराइन एनोमलीज। यूटेराइन एनोमलीज में बहुत डिफरेंट टाइप का यूटेराइन एनोमलीज हैं, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस हो गया, बाइकॉर्डिनेट यूट्रस हो गई, यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस हो गया, है ना। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या है, एनाटॉमिकल यूटेराइन एनोमलीज है। बट जो मोस्ट कॉमन जो है जो एबॉर्शंस कॉज कर सकती हैं वो है सेप्टेट यूट्रस। क्या है, सेप्टेट यूट्रस। अगर आपके एग्जाम में अगर आपको पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एनाटॉमिकल फैक्टर ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन, तो आपको टिक करना है यूटेराइन एनोमलीज। अगर ऑप्शन में है तो यूटेराइन एनोमलीज टिक करना है, और स्पेसिफिकली अगर सेप्टेट यूट्रस है तो सेप्टेट यूट्रस आपको टिक करना है। ठीक है, साथ ही साथ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। अगर सर्विक्स क्या है, इनकम्पिटेंस है तो भी एबॉर्शन हो सकता है, मैटरनल एबॉर्शन हो सकता है, यानी कि मैटरनल की वजह से रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है तो। साथ ही साथ अगर सर्विक्स की साइज जो है वो शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट सर्विक्स है, शॉर्ट सर्विक्स यानी कि सर्विक्स का जो साइज है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है। अगर सर्विक्स का साइज 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये भी एक रिस्क हो सकता है किस चीज का, रिकरेंट एबॉर्शन का। ठीक है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है सर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में एक तो जो मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है वो है अपला सिंड्रोम। ठीक है, अपला सिंड्रोम। और सेकेंडरी जो है ये है SLE। ये क्या है, SLE सिंड्रोम। ठीक है, तो अपला सिंड्रोम और SLE ये दो जो है ये मोस्ट कॉमनली इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है ये रिकरेंट एबॉर्शन का। ठीक है, यानी कि मैटरनल कॉज क्रिएट कर सकती है। दूसरा और एक है वो है इंडोक्राइन फैक्टर। अगर आपको पूछे कि इंडोक्राइन फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है रिकरेंट एबॉर्शन का या मैटरनल कॉज ऑफ एबॉर्शन का, तो पहले तो हो सकता है डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, फिर हो सकता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फिर हो सकता है थायराइड डिसऑर्डर, फिर हो सकता है थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड डिसऑर्डर्स। तो ये कुछ है। इसके बाद और भी कुछ हैं जैसे कि RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। अगर RH इनकॉम्पैटिबल है, ठीक है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी है तो भी मैटरनल कॉज हो सकता है एबॉर्शन का। साथ ही साथ अगर रीनल फेलियर यानी कि रीनल डिजीज है, रीनल डिजीजेस की वजह से अगर रीनल फेलियर हो रहा है, ठीक है, रीनल फेलियर अगर हो रहा है तो ये भी रिस्क हो सकता है मैटरनल कॉजेज ऑफ एबॉर्शन यानी कि रिकरेंट एबॉर्शन का। साथ ही साथ अगर कोई भी हार्ट डिजीज है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, साथ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है,
अगर कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस हैं तो भी रिस्क हो सकता है किस चीज का, एबॉर्शंस का। ठीक है, और क्या है कि अगर इन्फेक्शंस हैं, अगर इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शंस में जैसे कि टॉर्क इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि टॉर्क इन्फेक्शन हो गया, फिर सिफिलिस हो गई, सिफिलिस हो गई, उसके बाद लिस्टीरिया हो गया, लिस्टीरिया हो गया, उसके बाद मलेरिया, मलेरिया हो गया। ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो क्या कर सकती है, एबॉर्शंस कॉज कर सकती है। बट इसमें क्या बोलते हैं, ये जो कुछ ये कुछ जो इन्फेक्शंस है ना, ये इन्फेक्शंस होता मदर को है, बट इफेक्ट फिर बेबी हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो स्पोरेडिक एबॉर्शन कॉज करती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बट मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि इन्फेक्शंस ड्यू टू टर्क, सिफिलिस, लिस्टीरिया एंड मलेरिया, ये कुछ इन्फेक्शंस की वजह से क्या हो सकता है, तो एबॉर्शंस यानी कि हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मदर को कुछ लाइफ स्टाइल भी है, अगर लाइफ स्टाइल में अगर मदर कोई भी ड्रग्स ले रही है या मदर अल्कोहलिक है, अगर मदर क्या है, अल्कोहलिक है, और अगर मदर ड्रग्स अगर ले रही, ड्रग्स में खास तौर पे जैसे कि कोकीन हो गई, है ना, इस टाइप का अगर कोई भी ड्रग्स अगर कंज्यूम कर रही है, और साथ ही साथ अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर कॉफी अगर कॉफी कंज्यूम कर रही है, तो ये भी कुछ रिस्क फैक्टर हो सकता है किस चीज का, एबॉर्शंस का। ठीक है, अब सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है एबॉर्शन का, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन कॉज है एबॉर्शन का ना, वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। और सर मोस्ट कॉमन कॉज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा एबॉर्शन ज्यादा हो सकता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली रिकरेंट एबॉर्शन ज्यादा हो सकता है, रिकरेंट एबॉर्शन ज्यादा हो सकता है। और किस चीज के वजह से हो सकता है, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से हो सकता है। तो सर किस वीक में होगा, किस वीक में ज्यादा एबॉर्शन होने का रिस्क रहेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो 16 टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 16 टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में हाई रिस्क होगा एबॉर्शन का, हाई रिस्क ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा क्या होगा, रिकरेंट एबॉर्शन का चांस रहेगा, किस चीज की वजह से, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से, और किस वीक में, तो 16 टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में। ठीक है, और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है इसमें, कि जब सेकेंड वीक में ना, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सॉरी नॉट सेकेंड वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एबॉर्शन होता है ना, तो वहां पे पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। ठीक है, पेनलेस, there will be painless dilation of cervix, of cervical os। ठीक है, ठीक है, और आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर टू और टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा अगर कंज्यूगेटिव प्रेगनेंसी लॉस हो रही है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलेंगे। ठीक है, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू consecutive pregnancy loss in second trimester, is known as second trimester recurrent pregnancy loss, second trimester recurrent
प्रेगनेंसी लॉस। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा कंटिन्यू, दो या दो से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, दो या दो से ज्यादा बार अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलेंगे। बट किस ट्राइमेस्टर में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम बोलेंगे हम इसको। ठीक है, अब आपको देखना है कॉजेज ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। अब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का कॉज क्या हो सकता है, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है शॉर्ट सर्विक्स। शॉर्ट सर्विक्स यानी कि कितना शॉर्ट सर्विक्स का साइज अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्विक्स बोलेंगे। दूसरा हो सकता है डीएनसी। अगर किसी भी पेशेंट ने मल्टीपल टाइम्स अगर डीएनसी करवाई है, मल्टीपल टाइम्स डीएनसी अगर करवाई है, तो ये एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है,